कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रख रहे होंगे। तो चलो आज हम देखते हैं हमारी कल की जो पहले स्टार्ट करी उसकी अगली कड़ी को। उसमें जो कल निर्मला सीतारमण जी ने 9 आधार बताए थे अपने, उसका एक आधार है कृषि क्षेत्र। तो उस कृषि क्षेत्र को देखते हैं, 9 आधारों में से एक कृषि क्षेत्र को हम आज देखते हैं। तो चलो, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो रोड मैप तैयार किया गया है अपने, रोड मैप फॉर और परस्यूट ऑफ विकसित भारत का, उसके अंतर्गत 4 मेजर कास्ट को फोकस किया गया है। जैसे अन्नदाता जिसको फार्मर बोलते हैं, गरीब पुअर, और महिलाएं वुमेन्स, और युवा यूथ। बजट की थीम थी एम्प्लॉयमेंट को लेके, स्किल डेवलपमेंट को लेके, एमएसपी को लेके और मिडिल क्लास को लेके। तो चलो देखते हैं हम आज जैसे विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं कृषि क्षेत्र की। तो इसमें देखते हैं विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं। कृषि में उत्पादकता और अनुकूलियता। तो इसके अंतर्गत है, सबसे पहले देखते हैं हम, जैसे इसको इंग्लिश में देखते हैं, प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। तो इसमें परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान। तो इसके अंतर्गत है उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर देने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की गई है। और आत्मनिर्भरता के लिए क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत आत्मनिर्भरता के लिए सरकार सरसों, मूंगफली, तिलहन, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहनों के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेगी और इनको उत्पादन के लिए मोटिवेट करेगी। और नई किस्मों को शुरू करना होगा, जैसे किसानों की खेती-बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्मों जारी की जाएगी, जिसके अंतर्गत कम सिंचाई की ज़रूरत होगी और अपने यहाँ क्लाइमेट के अकॉर्डिंग फसलों को पैदा किया जाएगा और किसानों को जागरूक भी किया जाएगा उसके अंतर्गत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सहकारी कृषि नीति। इसके अंतर्गत सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत, व्यवस्थित और चहुमुखी विकास के लिए सहकारी सहायता और नीति बनाई जाएगी। अगली है सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला, वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन। इसके अंतर्गत है उपज के संग्रहण, भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति श्रृंखला के लिए किसान उत्पादक संगठन, जिसको एफपीओ भी बोलते हैं, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, सहकारी समिति और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। ये भंडारण की एक बात मैं बता दूं कि जो 2018 नवंबर 2004 को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर जो किसान कल्याण के लिए 5 रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें ये बताया गया था कि सरकार के पास अभी एमएसपी तो दे देंगे, लेकिन एमएसपी का निर्धारण एमएसपी का निर्धारण राज्यों एवं मूल्य आयोग सिफारिश के आधार पर ये इन क्राइटेरिया पे की जाती है। क्राइटेरिया है उत्पादन की लागत, मांग आपूर्ति की स्थिति, कीमतों का रुझान, कृषि व्यापार की पूर्ति, उपभोक्ता और अर्थव्यवस्था पर एमएसपी के प्रभाव, भूमि और पानी संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग के बाद एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। लेकिन ये भंडारण केवल 47% की व्यवस्था है। हमारे यहाँ पे भंडारण की केवल 47% की व्यवस्था है, इसलिए गवर्नमेंट एमएसपी देने के लिए अभी बचती है, क्योंकि जब गवर्नमेंट एमएसपी देगी तो प्रोडक्टिविटी पैदावार तो बढ़ेगी, लेकिन उसका भंडारण कहाँ पे किया जाएगा। भंडारण क्षमता तो केवल 47% ही है, तो इसलिए भी गवर्नमेंट इससे थोड़ा बचती है। चलो इसके आगे देखते हैं नेचुरल फार्मिंग के लिए अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग द्वारा सहायता देकर प्राकृतिक कृषि की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए 10,000
आवश्यकता आधारित जैव आधान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मतलब 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर टू बी इस्टेब्लिश। झींगा और उत्पादन निर्यात के लिए झींगा खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आपको पता, नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को नरीमन समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। ये अधिकतर खेती के लिए कार्य करती है और लोन वगैरह देती है किसानों को। इसके अंतर्गत ये दिया जाएगा जो नाबार्ड के द्वारा झींगा उत्पादन और निर्यात के लिए। और अगली है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, जिसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये 3 वर्षों में किसानों और उनकी ज़मीन को शामिल करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। इसके लिए 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण कराया जाएगा, डिजिटल क्रॉप सर्वे और जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। अब हम देखते हैं बजट, जो 2024-25 में एग्रीकल्चर के लिए कितना बजट दिया गया है। इसके अंतर्गत दिया गया है 1,51,851 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर के लिए इस साल बजट में प्रावधान किया गया है। तो हम ये भी देखेंगे कि भाई जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं जैसे कोई डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी में, तो वो डाटा का ट्रेंड पूछते हैं, जैसे पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में। तो इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि भाई 2022-23, 2023-24, 2024-25 तो लगातार कृषि सेक्टर का जो बजट है वो बढ़ा है। मतलब इसका मतलब है कि सरकार एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए। जैसे गवर्नमेंट ने वन प्रोडक्ट वन नेशन बहुत सी स्कीमें भी लॉन्च करी, तो इनको बढ़ाने के लिए। तो आप देख भी सकते हो कि टेक्नोलॉजी से कैसे हम जो रसायन है उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, उसको वेस्ट को बचा सकते हैं। तो ये भी किया गया है। तो चलो दोस्तों, आज यही है। और इसके अंतर्गत और देखते हैं कि जो ये एमएसपी की कानूनी गारंटी का जो C2 फॉर्मूला कृषि लागत के 50% राशि जोड़कर एमएसपी देने की सिफारिश की गई है। इसके अंतर्गत ये दिक्कत है, इसलिए इसको लागू नहीं किया जा रहा, क्योंकि अभी संसाधन, श्रम और समग्र पूंजी जमीन की टेंसी रेट शामिल करने की बात की गई है। लेकिन इसमें ये दिक्कत है क्योंकि राज्यों में ज़मीन का भाव, रेट अलग अलग हैं और लीज की रेट भी अलग अलग है। यहाँ तक कि एक गांव के भिन्न भागों में भूखंड दाम एक नहीं है और एक आधार पर आकलन नहीं किया जा सकता। इसलिए भी गवर्नमेंट के लिए चुनौती बनी हुई है। तो आगे और भी इसके लिए जो सिंचाई मतलब एग्रीकल्चर के लिए जो भी सिंचाई परियोजना वगैरह चलाई गई हैं, जो भी और भी योजना वगैरह अलग से एग्रीकल्चर के लिए चलाई गई हैं, उनको हम अलग से एक योजनाओं के वीडियो में अलग से देखेंगे, जो उनको डिटेल से देख सकते हैं। तो चलो, आज के लिए धन्यवाद। आपको अच्छा लगा होगा तो इसका लाभ उठाइए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। और आज कुछ 1-2 घंटे के बाद में मैं जीएस पेपर फर्स्ट यूपीएससी का उसका एनालिसिस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि भाई एग्रीकल्चर का और सब्जेक्ट मतलब और सेक्टर का कहाँ कहाँ पे योगदान है, तो उसको भी देखेंगे। तो उसका भी लाभ उठाइए और आप धैर्य बनाए रखिए। ठीक है, धन्यवाद।